Hello everyone, how are you all? All good? We'll continue with chapter income from other sources. और आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखने जा रहे हैं, गिफ्ट टैक्सेशन। वैसे तो मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो सबसे पहली क्लास थी उसमें ये बात बताई थी कि नॉर्मली जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हम गिफ्ट देते हैं उस पे तो टैक्स होता ही नहीं। एक्चुअल में गिफ्ट की आड़ में जो लोग बड़ी बड़ी टैक्स प्लानिंग कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उसे इवेट करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि गिफ्ट की डेफिनेशन में उन्हीं आइटम्स को इंक्लूड किया गया है जो जनरली कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है एज इन गिफ्ट। हम वेरी ऑफन एज इन गिफ्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एक दूसरे को क्या देते हैं? चॉकलेट दे दिया, फ्लावर दे दिया, मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, ठीक है, हाउस होल्ड एसेट्स दे दिए, कार दे दी। क्या इन सबको गिफ्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है? आंसर इज नो। यानी अगर ये आइटम हम किसी को भी देते हैं तो गिफ्ट के टैक्स नहीं लगेगी, सामने वाले के हाथ में ये गिफ्ट इनकम नहीं कहलाएगी। तो लेट अस नो व्हाट ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट, कि जब एक बंदा दूसरे को ये देगा एज एन गिफ्ट तो उसके सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो गिफ्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। प्राइमरली 3 कैटेगरी है, बाद में हम बोलेंगे 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, अभी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज मनी, अदर इज मूवेबल एसेट एंड थर्ड इज इमूवेबल एसेट्स। राइट, तो आइए देखिए, गिफ्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मनी, मूवेबल एंड इमूवेबल। मनी, मूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मनी का मतलब when the gift has been given in the form of cash, check, draft, इस तरीके से अगर हम देते हैं तो उसे हम कहेंगे मनी। ठीक है, what is movable asset under gift? ये जो 8 आइटम लिखे हैं सिर्फ इन्हीं को गिफ्ट कहा जाएगा, सिर्फ इन्हीं को गिफ्ट कहा जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी दे दिए मूवेबल एसेट, वो गिफ्ट नहीं है। बताइए, मैंने किसी को फर्नीचर दे दिया, इज इट गिफ्ट अंडर दिस डेफिनेशन? आंसर इज नो। राइट, so what are the items which are taxable as gift under this category? Share in securities, jewelry, bullion, archaeological collection, drawing, painting, sculptures, any work of art। बताइए, नॉर्मली आपको ऐसा देखने को मिलता है क्या कि एक इंसान दूसरे इंसान को शेयर्स दे देता है एज एन गिफ्ट? आपका बर्थडे था, आपको रिलायंस कंपनी के शेयर दे दिए गए? नो, ये सब टैक्स प्लानिंग के रास्ते हैं। ठीक है, ज्वेलरी, यू विल से कि यस ज्वेलरी दी जाती है, तो ठीक है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी दी जाती है, गवर्नमेंट उसको कंसीडर करेगी, चिंता मत कीजिए। थोड़ा बहुत ज्वेलरी दी जाती है, ये गवर्नमेंट भी मानती है और उसको कंसीडर होगा। एक बात बताइए, कोई अननोन बंदा आके आपको 10 लाख रुपए की ज्वेलरी दे दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई रिलेटिव दे सकता है, रिलेटिव गवर्नमेंट कंसीडर करेगी। हाँ, अननोन बंदा भी आके आपको 10,000 रुपए 5,000 रुपए की ज्वेलरी दे दे, गवर्नमेंट कंसीडर करेगी अभी इसको। तो शेयर एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन। बुलियन मतलब सोने के, चांदी के सिक्के, बिस्किट्स, इनको क्या कहा जाता है? बुलियन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, अर्लियर सिविलाइजेशन का कुछ आइटम है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय का कुछ आपके पास आइटम है, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या होता है? जैसे मूर्तियां वगैरह, ये सब कहलाती है स्कल्पचर्स। देन एनी वर्क ऑफ आर्ट। एनी वर्क ऑफ आर्ट में आता है कोई भी नकाशी वाली चीज। अब देखते हो लोग लकड़ियों में नकाशी वाला काम करते हैं, पत्थरों में नकाशी का काम किया जाता है, इन सबको कहा जाता है एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, जिसकी कीमत अनमोल होती है। और ये सभी चीज आपने पता है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में पढ़ा, ये सारे आइटम कैपिटल एसेट हैं। वही सबको इंक्लूड किया गया है किसमें? गिफ्ट की डेफिनेशन में, अंडर द कैटेगरी मूवेबल प्रॉपर्टीज। एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या है यहां? शेयर एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये 9 आइटम है। याद रखना आसान भी है क्योंकि ये सारे आइटम आपको कहां देखने को मिले थे? अंडर कैपिटल एसेट। नाउ इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इट इज लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। लैंड खाली प्लॉट है तो उसे लैंड कहते हैं। बिल्डिंग क्या होती है? जितनी जमीन है पूरे पे बिल्डिंग खड़ी है तो उसको कहते हैं बिल्डिंग। व्हाट इज लैंड एंड बिल्डिंग? बड़ी जमीन है, बीच में कहीं बिल्डिंग भी बनी हुई है तो हम उसे कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, व्हाट इज बिल्डिंग? एग्जैक्टली अगर जितनी जमीन है उतने पे ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो हम उसे कहेंगे बिल्डिंग। राइट, तो दिस विल कम अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ टोटल गिफ्ट की 5 कैटेगरी है।
3 नहीं है। आइए मैं बताता हूं। मनी के केस में हम बोलेंगे विदाउट कंसिडरेशन। एक बात बताइए, क्या मनी एज इन गिफ्ट विथ कंसिडरेशन भी होता है? मतलब किसी को आप 500 रुपया दिए तो कहते हो कि 100 रुपया वापस कर दो, कभी ऐसा होता है कि फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो जाए? नहीं, इट हैज टू बी ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन अगर मनी गिफ्ट है तो। बट इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इट कैन बी टू वेराइटी, वन कैन बी विदाउट कंसिडरेशन and other can be for inadequate consideration। ठीक है, immovable property के केस में again there can be two things, one is without consideration and the second can be for inadequate consideration। I hope you are comfortable with this। So there turns out to be 5 categories of gift और हम इसको पता है कैसे बोलेंगे? आपसे बातचीत करने के लिए हम इसको बोलेंगे कैटेगरी 1, इसको बोलेंगे सेकेंड कैटेगरी, इसको बोलेंगे थर्ड कैटेगरी, इसको बोलेंगे फोर्थ कैटेगरी, इसको बोलेंगे फिफ्थ कैटेगरी। ठीक है, बताइए आपको 500 रुपए का लिफाफा मिला, ये कौन सी कैटेगरी का गिफ्ट है? कैटेगरी 1। मैं बोलता हूं कि आपको ज्वेलरी मिली है 25,000 रुपए की विदाउट कंसिडरेशन, कौन सी कैटेगरी का गिफ्ट है? विदाउट कंसिडरेशन ज्वेलरी, कैटेगरी 2। मैं बोलता हूं आपको 25,000 रुपए की ज्वेलरी मिली है 10,000 रुपए में, क्या ये भी गिफ्ट है? हाँ, 25,000 की ज्वेलरी अगर 10,000 रुपए में मिलती है तो ये कहलाता है दिस इज गिफ्ट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। कम में मिल जाए, अगर 25,000 की चीज 10,000 रुपए में मिल जाए तो हाँ गिफ्ट है। कितना है? 15,000 रुपए का गिफ्ट एलिमेंट है उसके अंदर। ये कौन सी कैटेगरी का गिफ्ट हो गया? तीसरी कैटेगरी का। ठीक है, चौथी कैटेगरी का गिफ्ट होता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी बिल्डिंग मिल गई 5 लाख रुपए की विदाउट कंसिडरेशन, तो व्हाट इज दिस? कैटेगरी 4। बिल्डिंग मिल गई 5 लाख रुपए की 2 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए की बिल्डिंग से 2 लाख रुपए में, तो पता है इसमें भी गिफ्ट का एलिमेंट है, 3 लाख रुपए का गिफ्ट का एलिमेंट है। ये कौन सी कैटेगरी हो गई? कैटेगरी नंबर 5। मनी में क्यों नहीं हम फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बोल रहे हैं? क्योंकि मनी में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं हो सकता। 500 रुपए हम दे रहे हैं, बदले में 200 रुपए ले रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, 300 इंसान दे देगा, ऐसा क्यों होगा? तो मनी के केस में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। फॉर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी देयर आर 2 कैटेगरीज ईच, विदाउट कंसिडरेशन एंड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब बात यह आती है कि कैसे हम चेक करते हैं कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में गिफ्ट का एलिमेंट कितना है? तो यहां पे कंपैरिजन होता है फेयर मार्केट वैल्यू से। फेयर मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन होता है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए मुझे एक ज्वेलरी मिलती है 50,000 रुपए की 20,000 रुपए में, 50,000 की ज्वेलरी कितनी में मिली? 20,000 रुपए की, तो इसमें गिफ्ट का एलिमेंट कितना हुआ? 30,000 रुपए। हम फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, उस ज्वेलरी का फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट नहीं देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपए की ज्वेलरी जो मैंने 10,000 की खरीदी थी वो आज गिफ्ट कर दी। ध्यान से सुन रहे हैं ना? मैंने 10,000 की एक ज्वेलरी खरीदी थी, आपको गिफ्ट कर दी और 20,000 आपसे ले भी लिए। आज उस 10,000 की ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू जानते हो कितनी है? 1 लाख रुपया। बताओ कितने रुपए का गिफ्ट तुमको मिला? मैं फिर से बोलता हूं, मैंने 10,000 की ज्वेलरी खरीदी, आपको आज गिफ्ट कर दिए। आज उसकी वैल्यू लेकिन कितनी है? 1 लाख रुपए। मैंने पहले खरीदी थी कभी, आज 1 लाख रुपए वैल्यू, आपसे 20,000 रुपए मैंने लिया है। जल्दी बताइए कितने रुपए का गिफ्ट मिला आपको? फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के सामान का आपने मात्र 20,000 रुपए दिया, आपको गिफ्ट कितने का मिला मालूम है? 80,000 का। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन अगेन द सेम थिंग, यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू देखा जाता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में गिफ्ट की वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे होती है। मैंने अगर 5 लाख रुपए की चीज आज आपको दी है, भले मैंने 2,000 रुपए की खरीदी थी, मैंने आज उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो आपके हाथ में वो गिफ्ट कितने का कहलाएगा? 5 लाख रुपए का। अगर आपने उसके बदले में मुझे 10,000 रुपए दे दिए तो गिफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए? 4,90,000 रुपए हो जाएगी। जिस तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में फेयर मार्केट वैल्यू देखा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखा जाता है। क्या होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू? सरकारी मूल्यांकन। एक्चुअली ये वो वैल्यू है जिसपे आपको स्टैंप ड्यूटीज पे करनी होती है, राइट? ये वो वैल्यूज है जिन पे आप स्टैंप ड्यूटीज पे करते हो। ठीक है, तो लैंड अगर मुझे मान लीजिए, क्वेश्चन ऐसे होता है कि मुझे लैंड मिल गई जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपया,
उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 4 लाख रुपया और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 3.5 लाख रुपया। ठीक है, मुझे ये लाइन गिफ्ट में मिल गई है। आपको मुझे बताना है कि यहां पे मेरी गिफ्ट की इनकम कितनी होगी, गिफ्ट की इनकम कितनी होगी। जिसने दिया है उसकी कॉस्ट नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है 3.5 लाख रुपया, इसलिए मेरे हाथ में गिफ्ट की इनकम होगी 3.5 लाख रुपया। अब बात यह होती है कि अगर मैंने इसके रिस्पेक्ट में 1 लाख रुपया सामने वाले को दिया है तो ये गिफ्ट हो जाएगा फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और 2.5 लाख रुपए की मेरी गिफ्ट की इनकम कहलाएगी। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे आप। 2.5 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए पे किया है तो 3.5 लाख में से 1 लाख घटा दीजिए, 2.5 लाख रुपए क्या कहलाएगी मेरी गिफ्ट की इनकम। आई होप क्लियर है यहां तक। सो फाइनली 5 कैटेगरीज हो गई गिफ्ट की और इन सभी कैटेगरीज में 50,000 रुपए की एग्जिम्पशन होती है। इनिशियली मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने कहा कि नॉर्मली गिफ्ट में उन्हीं आइटम्स को डाला गया है जो गिफ्ट के तौर पे नहीं दी जाती है, जहां पे टैक्स प्लानिंग होती है। और पहली कैटेगरी है मनी। तो आप कहेंगे सब मनी तो मिलता ही है, हिंदुस्तान में तो आशीर्वाद का दूसरा नाम ही पता है क्या है, लिफाफा। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के साथ साथ क्या देते हैं, लिफाफा देते हैं। तो सर हिंदुस्तान में तो खूब मिलता है ये लिफाफा, तो गवर्नमेंट इसीलिए तो एग्जेम्पशन दे रही है, कह रही है 50,000 रुपए तक का साल भर में आपको लिफाफा मिलता हो, ये हम भी मानने को तैयार है। अब किसी को 5 करोड़ रुपए का लिफाफा मिल जाता हो तो ये मानने को तैयार सरकार नहीं है। अगर इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिफाफा मिल रहा होगा तो कहां से मिल रहा होगा, रिलेटिव से। तो रिलेटिव का तो वैसे ही एग्जेम्पशन है, अलग से वो बात पढ़ेंगे हम लोग। तो बहरहाल इस बात को समझते हैं हम लोग कि हर कैटेगरी में, ये 5 कैटेगरीज में 50,000 क्या है एग्जिम्प्ट, 50,000 एग्जिम्प्ट, 50,000 अलग से इसका एग्जिम्प्ट। इस कैटेगरी में भी 50,000 एग्जिम्प्ट। ठीक है, राइट। ये विदाउट कंसिडरेशन, इसमें भी 50,000 एग्जिम्प्ट, इसमें भी 50,000 एग्जिम्प्ट है, लेकिन एक इसमें और भी कंडीशन है। 50,000 के साथ साथ एक कंडीशन भी है, तो एक स्टार बना देते हैं लास्ट वाले में। अच्छा, ये जो एग्जेम्पशन होती है ये एग्रीगेट होती है, एग्रीगेट, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इंडिविजुअल गिफ्ट होता है, जो देखा जाता है कि 50,000 से ज्यादा का है कि नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे था, किसी ने 500 का लिफाफा दिया, 1000 का लिफाफा दिया, कुल मिला के पता है आपके पास कितने रुपए आए, 50,000 रुपए। टोटल मिला के 50,000 रुपए आया। क्या आपको कुछ भी टैक्स देना है? नहीं, 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये बात मुझे पता चल गई कि आपके बर्थडे पे आपको कितना मिल गया है, 50,000 रुपए मिल गया है। 1 रुपए का लिफाफा मैंने भी पकड़ा दिया, तो पता है आपका कितना पैसा हो गया, 50,001 रुपए। क्या अब एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं, अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 50,000 एक्सीड करेगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 50,001 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। जब सोचो मेरा 1 रुपए देना कितना महंगा पड़ा आपके लिए। 50,000 रुपए तक मिला था, कोई टैक्स नहीं लग रहा था, मैंने 1 रुपए बढ़ा दिया तो 50,001 रुपए हो गया, और सिर्फ 1 रुपए टैक्सेबल नहीं हुआ, फिर पूरा 50,001 रुपए टैक्सेबल हो गया। तो जैसे ही आपको लगे कि राज सर 1 रुपए निकालने वाले हैं लिफाफा, तुरंत हाथ जोड़ लेना, कहना नहीं सर रहने दीजिए, आप बिल्कुल भी अपना लिफाफा अपनी जेब में रखिए, निकालिएगा नहीं, क्योंकि आप निकाल देंगे तो तबाही मच जाएगी इधर। 50,001 रुपए पे टैक्स लग जाएगा मेरा तो। ठीक है, अभी अभी 50,000 रुपए बिना टैक्स वाला मेरे पास पड़ा हुआ है। क्या आपको यह बात समझ में आई? एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इतने से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मिस्टर एक्स रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट्स। देखिए क्या क्या मिला इसे। बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनको गिफ्ट मिलता है। ठीक है, मिस्टर एक्स नसीब वाला होगा, इसको गिफ्ट मिल रहा है। देखिए क्या क्या लिखा है, मिला है कैश फ्रॉम फ्रेंड ए। कितना प्यारा दोस्त है इसका फ्रेंड ए। कैश दिया है ₹10,000। दूसरा, चेक मिला है फ्रॉम फ्रेंड बी, दोस्त हो तो ऐसे, ₹15,000। थर्ड, ज्वेलरी मिली है इसको, ज्वेलरी फ्रॉम फ्रेंड सी। तीसरा दोस्त देखिए फ्रेंड सी, वो ज्वेलरी दिया है ₹12,000। ठीक है। फोर्थ, पेंटिंग मिली है फ्रॉम
फ्रेंड डी ₹40,000 फॉर पेंटिंग फ्रॉम फ्रेंड डी ऑफ ₹40,000 फॉर ₹10,000, मतलब समझ गया, 40,000 रुपए की पेंटिंग 10,000 रुपए में मात्र मिल गई। पांचवा और क्या मिला है, शेयर मिला है, शेयर फ्रॉम फ्रेंड ई ₹30,000। कैलकुलेट गिफ्ट इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की गिफ्ट की इनकम बताइए। तो देखिए, जब भी आप गिफ्ट की इनकम की बात आए तो पहले तो कैटेगरी में डिवाइड कर लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 5 कैटेगरी है, ठीक है। मुझे फटाफट कैटेगरी का नाम बताइए, ये कौन सी कैटेगरी का गिफ्ट है। कैश फ्रॉम फ्रेंड ए पहली कैटेगरी का है। चेक फ्रॉम फ्रेंड बी, ये भी पहली कैटेगरी, मनी में आता है। ज्वेलरी फ्रॉम फ्रेंड सी, ज्वेलरी विदाउट कंसिडरेशन है, ये कैटेगरी 2। पेंटिंग फ्रॉम फ्रेंड डी ऑफ ₹40,000 फॉर ₹10,000, 40,000 की पेंटिंग मात्र 10,000 रुपए में मिल गई। जल्दी बताइए ये कौन सा गिफ्ट है। तीसरा, थर्ड। शेयर फ्रॉम फ्रेंड ई, फ्रेंड ई से शेयर मिला है 30,000 रुपए का, ये कौन सी कैटेगरी का गिफ्ट है। कैटेगरी 2 का है, ठीक है। हम सभी कैटेगरी के गिफ्ट को जोड़ेंगे। अब पहली कैटेगरी का गिफ्ट कितना हुआ, फर्स्ट कैटेगरी का गिफ्ट 25,000 रुपया। सेकेंड कैटेगरी का गिफ्ट कितना हुआ, 12,000 और 30,000, 42,000 रुपया। और थर्ड कैटेगरी का गिफ्ट कितना हुआ, 40,000 रुपए की पेंटिंग 10,000 रुपए में मिली, यानी गिफ्ट का एलिमेंट कितना है, 30,000 रुपया। डिफरेंशियल गिफ्ट का एलिमेंट होगा फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड, ये जो डिफरेंशियल है, ठीक है, जितना आप कम पे कर रहे हो वो गिफ्ट का एलिमेंट है। तीनों ही कैटेगरी में 50,000 रुपए से कम है, दिख रहा है, 50,000 रुपए से कम ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, इतना गिफ्ट मिला है इसको। अच्छा लगा। तो देखिए, सरकार क्या प्यार मोहब्बत के खिलाफ है, बोलिए नहीं। इतना ही ना प्यार मोहब्बत होता है कि करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो देखिए, इसको तो जेन्युइन मान रही है गवर्नमेंट, इतना एग्जेम्प्ट कर दी है, टैक्स नहीं ले रही है, राइट। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा अल्टरेशन करते हैं क्वेश्चन में। मान लेते हैं ये फ्रेंड ई से 30,000 की बजाय 60,000 रुपए आ जाता है। ये 30,000 नहीं है, 60,000 है। अब जरा आंसर कीजिए, अब कितना गिफ्ट टैक्सेबल होगा। बाकी पूरा एज इट इज है, बाकी सारा एज इट इज। तो देखिए, गिफ्ट कैटेगरी 1 का तो 25,000 ही टोटल आएगा अभी भी, कैटेगरी 2 का 42,000 अभी नहीं, कैटेगरी 2 का टोटल अब कितना हो जाएगा, 12,000 और 60,000, 72,000 हो जाएगा। तो कैटेगरी 2 हो जाएगा 72,000 और कैटेगरी 3 कितना हो जाएगा, 30,000। तो ये दोनों तो देख लीजिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 50,000 तक ये एग्जेम्प्ट है, 50,000 तक ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और इसमें ये 72,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 72,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 से जितना ज्यादा है उतना नहीं, इस बात का याद रखिएगा। जब भी 50,000 से ज्यादा हुआ तो जितना है पूरा टैक्सेबल होता है, सिर्फ 50,000 से जितना ज्यादा है उतना नहीं होता, पूरा टैक्सेबल हो जाता है। जैसे 50,000 रुपए तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर 50,000 1 रुपया हो गया ना तो 50,000 1 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग ने 3 कैटेगरी ऑफ गिफ्ट को समझा, जिसमें एग्रीगेट करना है और साल भर में अगर 50,000 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। ठीक है ये बात। चलिए एक काम करते हैं, ये पांचों कैटेगरी के गिफ्ट को पढ़ते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज, टैक्स ट्रीटमेंट, वेदर सिंगल और ऑल ट्रांजेक्शन टू बी कंसिडर्ड फॉर सीलिंग ऑफ 50,000। एक एक ट्रांजेक्शन लेना है कि इकट्ठा लेना है। तो पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सिंगल ट्रांजेक्शन लिया जाता है, और बाकी 1 2 3 कैटेगरी जो है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की और मनी की, उसमें एग्रीगेट लिया जाता है। तो देखिए इसमें पहले कैटेगरी, दूसरे में और तीसरे में ऑल ट्रांजेक्शन लिखा है। देखिए चौथे पांचवें में सिंगल ट्रांजेक्शन लिखा है, दिख रहा है आपको, चौथे में और पांचवें में सिंगल लिखा है, और जबकि 1 2 3 में ऑल ट्रांजेक्शन। कैटेगरी 1 क्या है, एनी सम ऑफ मनी, एनी सम ऑफ मनी गिफ्ट इन कैश और बाय चेक और ड्राफ्ट if the aggregate amount of sum of money received by a person without consideration from one or more person during the previous year exceeds 50,000 from one or more person,
ठीक है, द होल ऑफ सच एग्रीगेट वैल्यू विल बी चार्जेबल टू टैक्स। अगर 50,000 से ज्यादा हो जाता है द होल ऑफ सच एग्रीगेट वैल्यू, 50,000 से ज्यादा होता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी 2 क्या है? इफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50,000, द होल ऑफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज विल बी चार्जेबल टू टैक्स। जितना भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिला है, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, साल भर में जितना भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज मिली है विदाउट कंसिडरेशन, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो जितना भी है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कैटेगरी 3 क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो वो तो कैटेगरी 2 में थी। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, उन सब की एग्रीगेट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा ही नहीं है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, यहां गिफ्ट का एलिमेंट कितना लिया जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड, दिस नीड टू बी ग्रेटर देन 50,000। राइट, एक काम करते हैं, हम लोग ने 3 कैटेगरी को डिस्कस किया है यहां पे, एक 3 कैटेगरी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। करिए इसको। मिस्टर एक्स रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट्स: कैश फ्रॉम फ्रेंड ए 10,000 रुपए, चेक फ्रॉम फ्रेंड बी 15,000, ज्वेलरी फ्रेंड सी से मिलती है 12,000 रुपए, पेंटिंग मिलता है फ्रेंड डी से 40,000 रुपए का मात्र 10,000 रुपए में, शेयर मिलता है फ्रेंड ई से 30,000 का। आप मुझे गिफ्ट की इनकम बताइए। करिए। सबसे पहला काम यह होता है कि आपको गिफ्ट की कैटेगरी डिसाइड कर लेनी है। करते हैं। कैश फ्रॉम फ्रेंड ए, ये कौन सी कैटेगरी है? पहला। चेक फ्रॉम फ्रेंड बी, ये भी पहला कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है। देन ज्वेलरी फ्रॉम फ्रेंड सी, दूसरी कैटेगरी है। पेंटिंग फ्रॉम फ्रेंड डी 40,000 रुपए का 10,000 रुपए में, ये थर्ड कैटेगरी है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर फ्रॉम फ्रेंड ई, सेकेंड कैटेगरी है। पहली कैटेगरी का गिफ्ट, दूसरी कैटेगरी का गिफ्ट और तीसरी कैटेगरी का गिफ्ट देख लीजिए कितना है। पहली कैटेगरी का गिफ्ट है 10 और 15, 25,000। दूसरी कैटेगरी का गिफ्ट 12,000, 30,000, 42,000। तीसरी कैटेगरी का गिफ्ट 40,000 रुपए की पेंटिंग 10,000 रुपए में, यानी डिफरेंशियल 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का गिफ्ट है। टैक्सेबल क्या होगा? कुछ भी नहीं, सब हर कैटेगरी में 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। तीनों कैटेगरी एग्जेम्प्ट हो गई, पूरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, गिफ्ट की इनकम आपसे पूछी जा रही थी। गिफ्ट की इनकम आपसे पूछी जा रही थी, गिफ्ट इनकम कितनी होगी यहां पे? नील। क्लियर है सबको? अब देखिए, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो 30,000 रुपए फ्रेंड ई से मिला है, इसकी जगह मान लीजिए 70,000 रुपए मिला होता तो आंसर क्या होता? चलिए सॉल्व कीजिए फिर से, डू इट अगेन। बाकी सब कुछ सेम है, बस फ्रेंड ई ने जो शेयर दिया है वो 30,000 का नहीं है, 70,000 रुपए का है। बताइए। तो देखिए अब यहां पे क्या चेंज होगा,
कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 तो 25,000 रहेगा, कैटेगरी 3 जो था पहले वही रहेगा, कैटेगरी 3 में कितना था 30,000 रुपया, यही रहेगा। सेकेंड कैटेगरी का गिफ्ट हो जाएगा 12,000 और 70,000, कितना हो गया 82,000। ठीक है, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बताइए बीच वाली जो कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, 82,000 हो रहा है, इसमें टैक्सेबल कितना होगा? 50,000 रुपए के बियॉन्ड जितना है वो नहीं, 50,000 से अगर एक्सीड करता है तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है, 82,000 टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, तो गिफ्ट की इनकम कितनी हो जाएगी? गिफ्ट इनकम यहां पे हो जाएगी इसकी 82,000। आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि 50,000 रुपए तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन 50,001 रुपए अगर हो जाता है ना तो 50,001 रुपया पूरा टैक्सेबल हो जाता है। तो 3 कैटेगरी तो हमने अच्छे से कर ली, काम करते हैं चौथी कैटेगरी भी पढ़ते हैं। चौथी कैटेगरी क्या है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव होती है विदाउट कंसिडरेशन, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो अगर 50,000 से एक्सीड करेगी तो इट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से एक्सीड करेगी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप क्या देख रहे थे? फेयर मार्केट वैल्यू। यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखना है, जमीन की फेयर मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अलग हो सकती है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है? सरकारी मूल्यांकन। और दूसरी चीज ये भी है कि सिंगल ट्रांजेक्शन देखना होता है। यहां पे मान लीजिए मेरे 3 दोस्तों ने 20,000 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की जमीन मुझे दे दी, मेरे हाथ में कुछ भी टैक्सेबल होगा? नहीं। एग्रीगेट 60,000 रुपए, 50,000 से ज्यादा है फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए से अधिक के स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का गिफ्ट आना चाहिए, तब टैक्सेबल होता है। एक एग्जांपल कीजिए इस पे बेस्ड, 1 2 3 4 पे बेस्ड। ये लीजिए, लिखिए मिस्टर जेड रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट्स। ठीक है, मिस्टर जेड रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट्स। गिफ्ट क्या है? कैश 50,000 फ्रॉम ए, चेक 5,000 फ्रॉम बी, गोल्ड 30,000 का सी से, सिल्वर 50,000 रुपए का डी से 10,000 रुपए में मात्र। ठीक है, पेंटिंग 12,000 रुपए की ई से, ड्राइंग 30,000 रुपए का एफ से मिला है फॉर ₹12,000 ओनली। लैंड मिली है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 20,000 रुपए की जी से, जिसकी मार्केट वैल्यू 30,000 रुपए है। लैंड मिली है 40,000 रुपए की एच से, जिसकी मार्केट वैल्यू 60,000 रुपए। पे हमने कुछ नहीं किया है लैंड के लिए जी और एच को, ध्यान दीजिएगा। मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मैंने बताई है। इसमें गिफ्ट 1 2 3 और 4 कैटेगरी का है। 5वीं कैटेगरी की अभी मैंने बात ही नहीं की आपसे, जहां पे जमीन या मकान लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में मिलता है, तो उसकी अभी मैंने बात नहीं की है। तो सिर्फ 4 कैटेगरी का गिफ्ट है। यहाँ पे क्लासीफाई कीजिए, इनकम बताइए गिफ्ट की। करिए जल्दी से। चलिए अब मैं करता हूं आपके साथ। पहले कैटेगरी बनाएंगे हम लोग। कैश कैटेगरी 1 का है, चेक कैटेगरी 1 का है, गोल्ड कैटेगरी 2 है, सिल्वर सस्ते में मिला है तो कैटेगरी 3 है,
पेंटिंग वाला कैटेगरी 2 हो जाएगा, ड्राइंग सस्ते में मिल रही है कैटेगरी 3 हो गया, लैंड फोकट की मिल रही है कैटेगरी 4 हो गया, ठीक है, और ये लैंड भी अगेन कैटेगरी 4 हो गया। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी और चौथी कैटेगरी। देखिए पहली कैटेगरी की में 50,000 है और 5,000 है, दूसरे कैटेगरी में 30,000 है एक और एक 12,000 है, तीसरी कैटेगरी में देखिए कितना कितना है, 50,000 रुपए की सिल्वर 10,000 में मिली है यानी 40,000 का डिफरेंस, और 30,000 रुपए की ड्राइंग 12,000 में मिली है यानी 18,000 रुपए सस्ता। चौथी कैटेगरी में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20,000 की जमीन है, मार्केट वैल्यू 30,000 है, मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से मतलब होता है, तो 20,000 रुपए की जमीन है ये, और सिमिलरली ये 40,000 की जमीन है ना कि 60,000 रुपए की, 40,000 की जमीन है। पहले दूसरे तीसरे कैटेगरी में टोटल मारेंगे हम 55,000 रुपया, यहाँ पे हो गया 42,000 रुपया, यहाँ पे हो गया 58,000 रुपया, और यहाँ पे चौथी कैटेगरी में टोटल नहीं मारेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअली पहले तो देख लेंगे। इंडिविजुअली 20,000 40,000 ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल नहीं देखा जाता है, इंडिविजुअल देखा जाता है एग्जेम्प्ट। यहाँ पे 42,000 एग्जेम्प्ट हो गया, ये 55,000 टैक्सेबल हो गया बच्चों, और ये 58,000 टैक्सेबल हो गया। अगर गलती से आपने चौथी कैटेगरी की जोड़ लगा दी होती तो 50,000 से ज्यादा हो जाता और आप टैक्सेबल बोल देते। ध्यान दीजिएगा, चौथी कैटेगरी और पांचवी कैटेगरी में टोटली मारेंगे, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल बनाएंगे। यार दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट है क्योंकि 50,000 से कम थे। मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन 20,000 का होता, दूसरा 50,000 से अधिक का होता, 51,000 का होता, तो 51,000 वाला टैक्सेबल होता, बस दोनों मिला के नहीं, हर अलग अलग ट्रांजेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सिर्फ ये वाला 51,000 का होता तो बस 51,000 टैक्सेबल होता, ना कि 51,000 प्लस 20,000 71,000 टैक्सेबल होता, सिर्फ 51,000 टैक्सेबल होता। तो यहां गिफ्ट की इनकम कितनी हो गई बच्चों, बता पाएंगे आप? हाँ बता देंगे आप, बिल्कुल बता देंगे। 55,000 और 58,000, 1,13,000 रुपए की इनकम हो गई। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? अब हम समझने जा रहे हैं कैटेगरी 5, और इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा। आइए पढ़िए। If any immovable property is received for a consideration which is less than the stamp duty value of the property by an amount exceeding higher of 50,000 or 10% of the consideration, then the difference between stamp duty value and the consideration is chargeable to tax. क्या कहता है? कहता है अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी कम में मिली है, इज रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेशन लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, यहीं पे लिखें एग्जांपल। मान लीजिए आपने कंसिडरेशन पे किया है 10 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 11 लाख, ठीक है। नहीं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? मान लेते हैं 12 लाख रुपया। तो फिर कहता है ऑफ द प्रॉपर्टी बाई एन अमाउंट एक्सीडिंग, आपको सस्ते में मिला है। कितने सस्ता मिला है? बाई एन अमाउंट एक्सीडिंग हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन। कहता है कि 50,000 रुपया या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन 10 लाख है, 10% ऑफ 10 लाख, 50,000 रुपया या फिर 1 लाख रुपया, दोनों में से जो ज्यादा है, दोनों में से जो हायर है, कितना है? 1 लाख रुपया। पूछता है क्या ये डिफरेंस इससे ज्यादा है? क्या आपको इस डिफरेंस से, मतलब 50,000 रुपया या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन में से जो ज्यादा है, क्या उससे भी ज्यादा सस्ता मिला है? हाँ, मुझे तो 2 लाख रुपए सस्ता मिला है, जबकि ये डिफरेंस 1 लाख रुपए है। तो कहता है अगर इससे भी ज्यादा सस्ता मिला है तो then the difference between stamp duty value and the consideration is chargeable to tax। और ये consideration, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2 लाख रुपया, ये चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। ये इनकम बन गई। लेकिन अब ध्यान दीजिए,
थोड़ा बहुत, एक्चुअली वो कहना ये चाहता है कि थोड़ा बहुत अगर सस्ता मिला है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती, यहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती, मान लो एक बार के लिए 10,80,000। तो अब हम लोग कैसे देखते हैं, 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, इतना डिफरेंस अलाउड है। एक्चुअली ये जो डिफरेंस है ना 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, ये डिफरेंस अलाउड डिफरेंस है। एक्चुअल डिफरेंस कितना है 80,000 का, ठीक है। अलाउड डिफरेंस कितना है 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन का जो हायर होता है, 50,000 या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10 लाख का 10%, 1 लाख, दोनों में से हायर 1 लाख, 1 लाख का डिफरेंस अलाउड है। मेरा डिफरेंस कितना है, अरे मात्र 80,000 रुपए ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं हुआ। आया समझ में? 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन इज द अलाउड डिफरेंस, इतना डिफरेंस अलाउड है। इतना अगर सस्ता पाए हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन इससे ज्यादा सस्ता पाए हो तो फिर जितना भी डिफरेंस है, जितना सस्ता है, टोटल सस्ता जितना है, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और एग्जांपल करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मान लीजिए सेल कंसिडरेशन जो है, सेल कंसिडरेशन क्यों बोले, खरीदने वाले की बात हो रही है ना, तो मैं बोलता हूं कंसिडरेशन, परचेज वाला कंसिडरेशन, ये है 50 लाख रुपया, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी है, मान लेते हैं 53 लाख रुपया, ठीक है। क्या आपको सस्ता मिला है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से? हां। गिफ्ट होएगा, चेक करते हैं। एक्चुअली डिफरेंस कितना है 3 लाख रुपया। अलाउड डिफरेंस कितना है आप निकाल लो, अलाउड डिफरेंस कितना, डिफरेंस अलाउड है 50,000 रुपया या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का 10%, इन दोनों में से जो हायर है वो अलाउड होता है। तो 50,000 या फिर 5 लाख का हायर अलाउड होगा। तो हायर कितना है 5 लाख, 5 लाख डिफरेंस अलाउड है, 3 ही लाख का डिफरेंस है। गिफ्ट की इनकम कितनी, गिफ्ट इनकम बिल, जोर तो नहीं पड़ रहा है दिमाग पे? अलाउड कितना होता है ये रटिए आप, 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन। चलिए फिर से आंसर कीजिए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपए है, कंसिडरेशन 58 लाख रुपए है, गिफ्ट की इनकम, अरे गिफ्ट हो ही नहीं सकता, यहां पे गिफ्ट हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि हमको सस्ते में कहां मिला, हमको तो महंगे में मिला है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से महंगा, एग्जाम में ये भी खेल खेलता है। बच्चे ध्यान तो देते नहीं है, कहते 8 लाख सस्ता हो गया, 8 लाख सस्ता हो गया। अरे देखो तो सस्ता हो गया कि महंगा हो गया उल्टे। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख 58 लाख रुपए में खरीदे हो, महंगा खरीदे हो। आ रहा है समझ में? उल्टा करिए तब क्वेश्चन बनेगा। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन 50 लाख दिए, 50 लाख रुपया हो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है 58 लाख रुपया, ठीक है। डिफरेंस कितना हो गया 8 लाख रुपया। अलाउड कितना है, अलाउड डिफरेंस कितना है 50,000 रुपया या 10% ऑफ कंसिडरेशन, 50,000 या फिर 10% ऑफ 50 लाख, यानी कि 5 लाख रुपया अलाउड है। दोनों में से जो ज्यादा होता है वो अलाउड है। कितना है 8 लाख। तो इनकम कितनी की गिफ्ट हो जाएगी? अब 5 लाख अलाउड है लेकिन डिफरेंस 8 लाख है, तो गिफ्ट की इनकम कितनी हो जाएगी? गिफ्ट की इनकम कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, अलाउड 5 लाख रुपया है, लेकिन अगर ये 5 लाख से ज्यादा हो गया तो जितना है पूरा टैक्सेबल होता है। गिफ्ट की इनकम 8 लाख होगी, ये नहीं कि सिर्फ 3 लाख रुपया होगी। लिमिट से एक्सीड करेगा तो जितना है पूरा अलाउड इनकम बन जाएगा। ठीक है, यहां भी सिंगल ट्रांजैक्शन देखा जाता है। अच्छा, अभी काम करिए, एक्चुअली हर जगह 10% नहीं है। 2 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के लिए ये रेट 20% भी दिया गया है। तो एक काम करिए, इसके आगे लिखिए however this 10% shall be
stated as 20% in respect of sale of residential unit of value up to rupees 2 crore during the period from 13/11/20 to 30/6/21। एक्चुअली अगर आप अपना घर बेच रहे हैं, रेजिडेंशियल यूनिट बेच रहे हैं और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से 20% तक भी सस्ता बेचे हुए हैं ना, तो टेंशन की बात नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ये 10% की जगह 20% लिया जा रहा है। ठीक है, सामने वाले के हाथ में इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं कहलाएगी। एक्चुअली ये पता है, देखिए क्यों ये किया गया, मैं आपको समझाऊं। देखिए कोविड की वजह से मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया, आपको भी समझ में आ रहा है। ठीक है, लोगों के पास इनकम नहीं, तो आपको नहीं लगता कि पैसा अब पाने के लिए लोग मकान जमीन वगैरह भी थोड़ा सस्ते में बेच रहे होंगे? एक्चुअली यही हुआ। देखिए मार्च 2020 से कोविड का इम्पैक्ट शुरू हो गया था। ठीक है, हालांकि जुलाई या अगस्त में मुझे मोटा मोटी याद है कि लॉकडाउन को रिमूव कर लिया गया, चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, लेकिन फिर भी हर जगह स्टेबिलिटी नहीं थी मार्केट में कस्टमर नहीं है, बिजनेस हैम्पर्स हो रहे हैं। ठीक है, लोगों की नौकरियां भी गई हैं इस दौरान। ठीक है, सैलरी कट्स भी हुए हैं। ठीक है, 20% 30% इवन 50% के सैलरी कट्स हुए हैं कॉर्पोरेट हाउसेस में। तो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, तो लोगों ने अगर अपनी जमीन जायदाद बेचे भी है ना, तो मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम में ही बेच दिया है, खरीदने वाला तैयार ही नहीं है, पैसे ही नहीं है लोगों के पास। तो अगर किसी को आवश्यकता पड़ी है तो लोग सस्ते में बेचें, गवर्नमेंट भी ये बात समझ रही है। तो अगर मुझे कोई 10 लाख रुपए की जमीन 8.5 लाख रुपए में दे दे, तो ऐसे तो मेरे हाथ में क्या आ जाता, 1.5 लाख की इनकम, तो मैं क्यों खरीदूंगा? मैं खरीदूंगा ही नहीं। और मजबूरी ये है कि मार्केट में 8.5 लाख रुपए की मिल रही है आज की तारीख में, तो मैं इससे ज्यादा दूं क्यों? अगर मैं 8.5 लाख रुपए का ले लूंगा तब तो मेरे हाथ में गिफ्ट की इनकम हो जाएगी, और अगर मार्केट में इस रेट का मिल रहा है तो मैं ज्यादा दूंगा क्यों? तो गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझा, कहा कि 20% तक हम अलाउ कर देंगे, गिफ्ट की इनकम नहीं कहलाएगी अगर आप 2 करोड़ रुपए तक का मकान बेच रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब देखिए मैं भी आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि देखिए कोविड हुआ, कुछ भी हुआ, फर्क किसको पड़ा? आपको क्या लग रहा है, जो हाई क्लास के लोग हैं उनकी जेब पे असर पड़ा क्या? नहीं, मरता मिडिल क्लास ही है। कुछ भी होता है मिडिल क्लास ही मरता है, लोअर क्लास मरेगा। ठीक है, मजदूरों को नौकरी नहीं मिली, जो भी हुआ, तो वहां पे वो मरता है। और ऐसी परेशानियां भी वहीं पे आती हैं जब एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास इन्वॉल्व होता है। जो लोग 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उनके बायर और सेलर को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट वहां पे वो बेनिफिट नहीं ला रही है 20% का। कह रही है कोई अपना घर बेच रहा है, वो भी 2 करोड़ रुपए तक का बेच रहा है, तो उसके लिए हम 10% की बजाय 20% मानने को तैयार हैं, लेकिन इस तारीख के बीच में, इस ड्यूरेशन के बीच में। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में कि आपने सेल ऑफ मतलब सामने वाला तो खरीदेगा ना जिसके लिए गिफ्ट की बात होगी, तो हम ऐसे लिखते हैं, परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख और कंसिडरेशन 42 लाख। डिफरेंस कितना है बच्चों? 8 लाख। पता है अलाउड डिफरेंस कितना हो जाएगा? अलाउड डिफरेंस होगा 50,000 रुपया या फिर 20% ऑफ कंसिडरेशन। 42 लाख का 20% ऑफ 42 लाख, तो कितना हो जाएगा? 8,40,000। दोनों में से हायर कितना है? 8,40,000। 8,40,000 इज द डिफरेंस अलाउड। डिफरेंस कितना है? 8 लाख रुपए का। गिफ्ट की इनकम पता है कितनी हो जाएगी? नील। आपको ध्यान देना है 2 करोड़ रुपए तक का ही मकान होना चाहिए। मकान की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अप टू 2 करोड़ ओनली। 2 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
मान लीजिए अलाउड डिफरेंस यहाँ पे 790 होता तो ये 8 लाख रुपया पूरा टैक्सेबल हो जाता। फिर चलिए अब आगे देखिए, इन अ केस वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू परचेज द प्रॉपर्टी फिक्सिंग द कंसिडरेशन एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर डिफरेंट, द टैक्सेबिलिटी विल बी डिटरमिन्ड। अब ये क्या बताना चाह रहा है मैं पहले आपको समझाऊं। देखिए एक बिल्डर फ्लैट बेचना कब शुरू करता है मालूम है आपको? जिस दिन वो भूमि पूजन करता है ना, कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है, उसी दिन फ्लैट बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, और बायर जो होते हैं बुकिंग अमाउंट देते हैं उसको और फ्लैट का एग्रीमेंट टू सेल बनवा लेते हैं। फिर एक्चुअल में रजिस्ट्री कब होती है फ्लैट की? जब फ्लैट रेडी हो गया, हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद बिल्डिंग पूरी रेडी हो गई, तब बिल्डर फ्लैट बेच रहा है। लेकिन उसकी सेल जो है, बुकिंग पहले ही शुरू हो गई थी जिस दिन भूमि पूजन हो रहा था, जिस दिन फ्लैट बना भी नहीं था। तो मैंने एक फ्लैट की बुकिंग कराई, बुकिंग जिस दिन कराई, फ्लैट बुकिंग जिस दिन कराई, उस दिन उस फ्लैट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 20 लाख रुपया। ठीक है, और कंसिडरेशन जो डिसाइड हुआ था वो पता है कितना हुआ था? 25 लाख रुपया। बताइए, स्टैंप ड्यूटी सरकारी मूल्यांकन से ज्यादा में खरीद रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं क्या? बोलिए नहीं। 20 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, सरकारी वैल्यू 20 लाख रुपए। मार्केट में यही होता भी है, मैं आपको बता दूं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा में ही ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन ये फ्लैट रेडी हुआ 5 साल बाद। ठीक है, तो फ्लैट की रजिस्ट्री कब होती है, सेल कब हो रहा है? बेसिकली 5 साल बाद। अब तक हम जितना पैसा दिए थे ना, तब तक वो एडवांस मनी था बस। तो जिस दिन फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है, उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पता है कितनी हो गई है? 40 लाख रुपया। कंसिडरेशन हम कितना देंगे? बेटा कुछ पैसा दे चुके होंगे, कुछ देंगे। आज भी कंसिडरेशन कितनी होगी? अरे वही 25 लाख रुपए ही तो रहेगी, 25 लाख से ज्यादा या कम थोड़ी ना हो जाएगी। इतने में ही बुकिंग हुई थी, यही डिसाइड हुआ था 25 लाख रुपए देना है, तो मुझे 25 लाख रुपए ही कंसिडरेशन देना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग 40 लाख रुपीज। अब देखिए, जब मैं कंसिडरेशन 25 लाख रुपए अगर इससे कंपेयर किया जाए तो ये होगा कि आप 50,000 रुपए तक का डिफरेंस या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन। चलिए ये, और उस डेट के अंदर है तब तो 20% हो जाता है, इस डेट के अंदर है तो आप ये डेट याद रखिएगा। हालांकि हम इस डेट के अंदर है ऐसा नहीं मानते हुए 10% पे ही कैलकुलेट कर देते हैं। 10% ऑफ 25 लाख यानी कितना हो गया? 2.5 लाख या 50,000, विच एवर इज हायर। 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस अलाउड है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस अलाउड है। तो डिफरेंस है कितना यहां पे? डिफरेंस दिखाई दे रहा है 15 लाख रुपए का, यानी 15 लाख रुपए की गिफ्ट की इनकम हो जाएगी। बोलिए हो जाएगी कि नहीं? बताइए, मुझे कोई गिफ्ट मिला है क्या? अरे 4 साल पहले बुकिंग करा के बैठे थे तो सस्ते में मिलेगा ही मिलेगा, कोई गिफ्ट थोड़ी ना मिल रहा है हमको। क्या मुझे टैक्स देना चाहिए? यहाँ पे कोई इनजेन्युइन ट्रांजैक्शन है। सरकार गिफ्ट का टैक्स क्यों लेती है? एक बात समझिएगा, गिफ्ट पे टैक्स नहीं ले रही है सरकार। एक्चुअली गवर्नमेंट कह रही है कि तुम बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, ये कोई गिफ्ट विफ्ट होता नहीं है। जो सस्ते में लेते हैं ना, बेसिकली जो प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से सस्ते में खरीदते हैं ना, वो ब्लैक मनी देते हैं अपनी। जैसे हम 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदते हैं तो पता है हम 2 करोड़ रजिस्ट्री कितने की कराते हैं? 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ क्योंकि ब्लैक मनी देते हैं, 1 करोड़ व्हाइट मनी देते हैं। गवर्नमेंट इस वजह से क्या कर रही है? कह रही है कि जितना तुम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से सस्ता खरीदो ना, वो हम तुम्हारी क्या मान लेंगे? गिफ्ट की इनकम, ताकि हम उस पर टैक्स ले लेंगे। क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ट्रांजैक्शन सस्ते में होता नहीं है। आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, मैं वाराणसी से हूं, ठीक है, मोदी जी के शहर से। और आपको ये बता दूं, मोदी जी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वाराणसी से, और उन्होंने ये भी बताया कि हम बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं। हालांकि पता नहीं कब बनारस स्मार्ट सिटी बनेगा। हालत यहाँ की तो इतनी गंभीर है कि जैसे अगर आप, कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छी रोड मिल जाए, अच्छी रेलवे मिल जाए, हम लोग बनारस वाले अच्छे रोड नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि रोड मिल जाए, बस रोड मिल जाए। हाँ, ये हालत है यहाँ की। स्मार्ट सिटी बनने वाला है, क्योटो बनने वाला है,
जापान वाला, ठीक है। ये सपना मोदी जी ने 5 साल पहले ही दिखा दिया था, 5-7 साल पहले ही दिखा दिया था। इस सपने की वजह से वाराणसी में प्रॉपर्टी की कीमत रातों रात दोगुनी हो चुकी थी। हाँ, ये इंपैक्ट आया था रियल एस्टेट पे। और स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू के कंपैरिजन में बात करें तो वाराणसी में प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 3 गुनी है। मतलब अगर सरकारी मूल्यांकन एक प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपए है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपए है, तो बनारस की हालत यह है कि यहां मार्केट वैल्यू उसकी 3 करोड़ रुपए है। जरा देखिए, यानी मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से नीचे कोई चीज बिक रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। बनारस वो शहर है जहां 3 गुने महंगे पे बिक रही है, सस्ता तो कहीं है ही नहीं। सरकारी मूल्यांकन वैसे ही कम होता है। अगर इससे भी सस्ता आपने खरीद लिया तो सरकार यही तो कह रही है, थोड़ा बहुत सस्ता तो अलाउ भी कर रही है, 10% ऑफ द कंसिडरेशन तो अलाउ भी कर रही है, कितना सस्ता हम मान सकते हैं चलो। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा सस्ता तुम बता रहे हो कि खरीदे हो, तो गवर्नमेंट कह रही है बेवकूफ बना रहे हो, तुम ब्लैक मनी लगाते हो अपनी, और इसलिए डिफरेंशियल को गिफ्ट की इनकम मान रही है, उस पर टैक्स ले रही है। आ रही बात समझ में कि एक्चुअल कहानी क्या है? क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहां पे ये पॉसिबल है कि नहीं है कि मैंने 25 लाख रुपए की खरीदी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 40 लाख होते हुए, ये पॉसिबल है बेटा। पॉसिबल इसलिए क्योंकि 4 साल पहले बुकिंग करा के बैठे हुए हैं, सरकारी मूल्यांकन बढ़ते जा रहा है। और जब मोदी जी 2014 में वाराणसी से इलेक्शन लड़े थे ना, तो हर 6 महीने पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ रही थी, 10-20%, इतनी तेजी से बढ़ रही थी। 3 साल में 4 साल में तो पता नहीं कहां से कहां स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी आ चुकी है बनारस की। आई होप आप समझ रहे हो कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी तो चेंज हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो 20 लाख रुपए थी वो 40 लाख रुपए हो गई 4 साल में। लेकिन खरीदेंगे कितने की? उतने की। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? कह रही है कि अगर आपकी बुकिंग की डेट और एक्चुअल रजिस्ट्री की डेट में अंतर है, तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है ये रजिस्ट्री वाले दिन का नहीं मानेंगे, ये बुकिंग वाले दिन का मानेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। अच्छा, 20 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख में, तो महंगा ही खरीद रहे हो, गिफ्ट नहीं है। समझ में आ गया सबको कि अगर बुकिंग की डेट अलग है, रजिस्ट्री की डेट अलग है प्रॉपर्टी की, तो रजिस्ट्री की डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं ली जाती है, बुकिंग वाले दिन की ली जाती है। सबको समझ में आ गया ये बात? आ गया। अब जैसे ही सरकार ने ये कहा, देखिए लोग कितने चालाक हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगा। अब मैं एक बिल्डर के पास गया, मैंने उससे कहा कि प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या चल रही है। उसने कहा 50 लाख रुपए। मैंने कहा कि इसको हम एक काम करते हैं, देखिए हर कोई अपनी ब्लैक मनी को यूज करना चाहता है, ये आप समझते हो कि नहीं? व्हाइट मनी को खर्च करने में दर्द होता है, मालूम है क्यों? क्योंकि व्हाइट मनी पे हम टैक्स दिए हैं, ठीक है। उससे अगर मेरी व्हाइट मनी हमसे खर्च कराओगे ना, तो मेरे खून के आंसू निकलते हैं, ठीक है। लेकिन जेब में जो कैश रखे रहते हैं ना, वो आराम से खर्च कर लेते हैं। बैंक से पैसा खर्च करने में दर्द होता है, क्यों? क्योंकि वो पैसा टैक्स देके पहुंचा है बैंक तक। जब भी मेरा पैसा बैंक तक पहुंचता है तो रास्ते में मोदी जी को पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो मेरा पैसा कम होता है बैंक पर तक पहुंचने में, तो मुझे दर्द होता है बैंक से जब पैसा बाहर निकलता है। लेकिन मेरे हाथ में जो नगद होता है, सपोज मेरे पास ब्लैक मनी है नहीं, ठीक है, पूरे पैसे पे टैक्स देता हूं सरकार को, तो अगर मेरे पास नगद है, ब्लैक मनी है, तो मुझे उसे खर्च करने में कम तकलीफ हो रही होगी, यही होता है। अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 50 लाख रुपए है, मैं कहता हूं बिल्डर को कि एक काम करते हैं, इसको हम कंसिडरेशन देते हैं तुम्हें 30 लाख रुपया। ध्यान दो, कंसिडरेशन 30 लाख रुपया थोड़ी ना दे रहे होंगे, 20 लाख रुपया ब्लैक में दे रहे हैं, उसको नगद पकड़ा रहे हैं, ठीक है। 30 लाख रुपया चेक काट के देंगे, ठीक है। तो अब लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो हमको क्या होगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से 20 लाख रुपया सस्ता प्रॉपर्टी खरीदे, 20 लाख रुपए की मेरी इनकम बन जाएगी गिफ्ट की। अब 20 लाख रुपए में मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? या तो नुकसान हो जाएगा उल्टे, 30 लाख रुपए सस्ता खरीदेंगे तो 20 लाख रुपए गिफ्ट की इनकम हो जाएगी। तो मैंने एक चालाकी सुनी। मैंने बिल्डर से कहा कि एक काम करते हैं, बैक डेट में एक बुकिंग का एग्रीमेंट बना लो। बैक डेट में, देखिए कितनी चालाकी कर रहे हैं, बैक डेट में बुकिंग का एग्रीमेंट बना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप क्लास करते करते कितने चालाक बनते जा रहे हो? हाँ, हिंदुस्तान के सारे फ्रॉड आप समझने लग जाते हो। जरूरी है बेटा, आपका काम है फ्रॉड को पकड़ना। जैसे पुलिस को अगर हम चोरी नहीं सिखाएंगे तो चोरों को पकड़ेगा कैसे?
सीआईडी वालों को ये ना सिखाया जाए कि क्राइम होता कैसे है, तो वो पकड़ेंगे कैसे क्राइम को। इसलिए आपको सारे फ्रॉड बताने पड़ते हैं कि कैसे होते हैं, तभी तो आप पकड़ेंगे। तो अब हम बिल्डर को बोलते हैं कि बैक डेट का एक एग्रीमेंट बनाओ, ठीक है, बैक डेट का एग्रीमेंट बनाओ और उस समय की डेट का बनाओ, 5 साल पहले का बना दो, जिस समय स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, मान लो 20 लाख रुपया, और अब हम आराम से आज की तारीख में 30 लाख का खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार क्या कहती है, अगर बुकिंग का डेट अलग है, रजिस्ट्री का डेट अलग है, तो बुकिंग वाले डेट का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, तो इससे कंपेयर कर लिया जाएगा, तो हम तो सस्ता खरीद नहीं रहे हैं, कोई गिफ्ट की इनकम आएगी ही नहीं। बताइए लोग बैक डेट का एग्रीमेंट बनाएंगे कि नहीं? ठीक है, अब आप पूछोगे सर बैक डेट का एग्रीमेंट बनेगा कैसे, कैसे मिलेगा स्टैंप पेपर? तो आइए मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के हर बड़े वकील के पास आपको पुरानी डेट का स्टैंप पेपर मिल जाएगा। बड़े वकील तो छोड़िए, तुम मेरी ऑफिस में आ जाओ, मेरे पास भी बैक डेट के एग्रीमेंट पड़े होते हैं, स्टैंप पेपर पड़े होते हैं। देखिए हर बड़ा वकील क्या करता है पता है, स्टैंप पेपर कुछ आज की तारीख का खरीद के रख लेगा, फिर रख लेगा कुछ दिन के बाद की तारीख का। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास क्लाइंट आते हैं, कहते हैं हमें ना 2 साल पहले की डेट का एग्रीमेंट बनाना है। वो 100 रुपए का स्टैंप पेपर निकालता है, पता है कितने में बेचता है? 1 लाख रुपए में। क्यों? क्योंकि आप तो करोड़ों रुपए का टैक्स बचाने वाले हो बैक डेट में एग्रीमेंट बना के। वो 100 रुपए का स्टैंप पेपर आपको लाखों रुपए में बेचेगा वो वकील साहब। तो मुझे भी अगर लगता है कि बैक डेट में मुझे कोई एग्रीमेंट बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो मैं भी बीच बीच में स्टैंप पेपर मंगा के रख लेता हूं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो बैक डेट में बन जाएगा एग्रीमेंट। आज की तारीख में इशूड स्टैंप पेपर मंगा लिया हमने अपने नाम से। समझ में आ रही है कहानी की नहीं? थोड़ा बहुत। तो बैक डेट में एग्रीमेंट बनाना आसान है कि नहीं? जल्दी बताइए। आसान है। तो हर कोई ऐसा करेगा कि नहीं? हर कोई ऐसा करेगा। तो सरकार की यहां तो हम बेवकूफ बन गए। तो अब सरकार भी चालाक है। सरकार ने कहा कि इसमें कंसिडरेशन पेड होना चाहिए। जब बुकिंग का एग्रीमेंट बनेगा ना, तो इसमें आपको बताना होगा कितना पैसा दिए थे, इसमें लिखो। पैसा लिखा होना चाहिए कि जो दिया गया है उसका प्रूफ होना चाहिए। लीजिए, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि पैसा दिया होना चाहिए, तो लोगों ने इसमें लिखना शुरू कर दिया कि एग्रीमेंट में 101 रुपया मिला था। किसको? बिल्डर को एडवांस। अब बिल्डर ने 101 रुपए का बजरंगबली को प्रसाद चढ़ा दिया था हनुमान जी को उसी समय, तो कैश खत्म भी हो गया, इसलिए एंट्री नहीं आई। हो सकता है कि नहीं? किसी ने मुझसे बुकिंग कराई, 101 रुपया नगद पकड़ाया हमको, 101 रुपया मेरा भाई फ्लैट बिका है, हम बिल्डर हैं, हमने भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया 101 रुपया का, इसलिए मेरे कैश में एंट्री भी नहीं गई, छूट गई हमने। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये सब नाटक हम नहीं समझते, ये सब हम नहीं मानेंगे। ठीक है, हम क्या मानेंगे? गवर्नमेंट कहती है हम मानेंगे तब कि पेमेंट हुआ है अगर वो पेमेंट अदर देन इन कैश होगा। राइट? अकाउंट पे चेक से अगर पेमेंट हुआ होगा तभी हम उसको पेमेंट मानेंगे। अब एक बात बताइए, बैक डेट की पेमेंट कैसे लाओगे, वो भी बैंक में? तो बिल्डर से हम कहते हैं एग्रीमेंट बैक डेट की बना दो, मेरे खाते से पैसा कट के उसके खाते में गया होना चाहिए 4 साल पहले, ये भी दिखना चाहिए सरकार को। ये हो सकता है क्या? ये कैसे कराएंगे हम? ये नहीं करा पाएंगे, ये तो कोई भी सेटिंग से नहीं हो सकती। हम किसी भी बैंक से सेटिंग करके 4 साल पहले की एक एंट्री नहीं करा सकते हैं कि मेरे खाते से निकला उसके खाते में गया, ये नहीं हो पाएगा। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि बैक डेट का एग्रीमेंट माना ही नहीं जाएगा अगर उसमें पेमेंट की एंट्री नहीं है, पेमेंट नहीं दिख रही है अदरवाइज देन इन कैश। यानी अब जेन्युइन एग्रीमेंट चलेंगे, फर्जी एग्रीमेंट नहीं चल पाएगा। समझ गए? तो एग्रीमेंट अगर है, अगर बुकिंग का एग्रीमेंट है तो बुकिंग वाले दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ली जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बुकिंग वाले दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तभी मान्य होगी, वो एग्रीमेंट तभी मान्य होगा जब कंसिडरेशन पेड दिखाया गया है, और वो कंसिडरेशन पेड कैसा होना चाहिए, अदरवाइज देन कैश होना चाहिए। आइए देखिए, in case where the date of agreement to purchase the property fixing the consideration and the date of registration are different, the taxability will be determined with reference to the stamp duty value on the date of agreement and not the registration। कहता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेंगे, ना कि रजिस्ट्रेशन की। जिस दिन रजिस्ट्री हो रही प्रॉपर्टी की उस दिन ही एग्रीमेंट वाले दिन की। दिस एक्सेप्शन विल ओनली अप्लाई वेयर अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। कह रहा है ये बात तभी मान्य होगी, ये जो हम सरकार बता रही है कि हम रजिस्ट्री वाले दिन की नहीं एग्रीमेंट वाले दिन की मानेंगे, कह रहा है ये तभी मान्य है जब कुछ पेमेंट भी हुआ था, और पेमेंट कैसे हुआ था? अदरवाइज देन इन कैश बिफोर द डेट ऑफ सच एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के दिन या एग्रीमेंट के डेट के पहले के दिन
कोई पेमेंट हुई थी उसका जिक्र भी एग्रीमेंट में होना चाहिए। ऐसा कुछ अगर है तभी हम एग्रीमेंट को मान्य करेंगे। देखिए अगर बैक डेट की एग्रीमेंट बनाएंगे तो आप तो कैश ही दिखा पाएंगे ना कि कैश में पैसा मिला था, क्योंकि बैक डेट का बैंक की एंट्री कहां लाएंगे आप, तो कैश दिखा पाएंगे, कैश मान्य नहीं है, यानी फर्जी एग्रीमेंट बन नहीं पाएगा। क्लियर है सबको? तो एक एग्जांपल मैं चाहता हूं आपके साथ करूं जिसमें पांचों कैटेगरी का मैं आइटम देता हूं आपको और आप मुझे बताइए गिफ्ट की इनकम कितनी है। रेडी? एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स रिसीव्ड following gifts during the year. देखिए क्या क्या गिफ्ट मिल रहा है इसको। गिफ्ट आइटम का नाम दे देंगे, कॉस्ट ऑफ गिवर दे देंगे, फेयर मार्केट वैल्यू दे देंगे, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे देंगे। देखिए हम आपको क्या क्या बताएंगे, ये तो सीरियल नंबर है मात्र। गिफ्ट आइटम क्या है वो बताएंगे, ठीक है। कॉस्ट टू गिवर, गिवर की कॉस्ट क्या है ये बताएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है ये बताएंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बताएंगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होती है, तो जहां एप्लीकेबल होगी वहां बता देंगे। पहला, कैश दिया है, ठीक है, गिवर ने कितना रुपया, 50,000 रुपये। अच्छा एक चीज और बताना चाहिए मुझे, पता है क्या, एक चीज और बताना चाहिए मुझे, स्टैम्प फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और लास्ट में कंसिडरेशन पेड। फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और यहां कंसिडरेशन पेड। कॉस्ट टू द गिवर 50,000 रुपया। कैश है तो भाई ये सब तो एप्लीकेबल होगा नहीं, ठीक है। दूसरा, चेक मिली है 20,000 रुपया। फिर तीसरा, गोल्ड चेन मिली है एक 50,000 रुपये की, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 70,000 रुपये थी और कंसिडरेशन मैंने 20,000 रुपये दिया इसका। फोर्थ, सिल्वर कॉइन मिला है, कॉस्ट टू द गिवर 20,000, फेयर मार्केट वैल्यू 40,000 और कंसिडरेशन पेड कुछ नहीं। फिफ्थ, पेंटिंग मिली है, कॉस्ट टू द गिवर 50,000, फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 और कंसिडरेशन पेड 5,000। छठवां, ड्राइंग मिली है, ठीक है, कॉस्ट टू द गिवर 70,000, फेयर मार्केट वैल्यू 1,00,000, कंसिडरेशन पेड 20,000। सेवेंथ, लैंड मिली है, कॉस्ट टू द गिवर 20,000, फेयर मार्केट वैल्यू 30,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25,000 रुपया, कंसिडरेशन पेड निल। आठवां, लैंड मिली है, कॉस्ट टू द गिवर 50,000, फेयर मार्केट वैल्यू 80,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 50,000 रुपया, कंसिडरेशन पेड निल। नौवां, लैंड मिली है, ये सब अलग अलग लोगों से मिल रहा है आइटम, ठीक है ना। लैंड मिली है, ये जैसे लैंड है 7, 8, 9 पॉइंट पे, सब अलग अलग लोगों से मिल रही है। लैंड मिली है, कॉस्ट टू द गिवर्स 50,000, फेयर मार्केट वैल्यू 90,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60,000 रुपया, कंसिडरेशन पेड कुछ नहीं। टेंथ, फिर लैंड मिली है, कॉस्ट टू द गिवर 5,00,000, फेयर मार्केट वैल्यू 6,00,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5,50,000, कंसिडरेशन पेड 5,00,000 रुपया।
ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, बहुत हो गया, करिए। अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लियो आप, ठीक है। तो जो आपने एक लॉ पढ़ा था ना कि 10% की जगह 20% ले लिया जाता है, वो सिर्फ रेजिडेंशियल यूनिट के केस में था, लैंड के केस में था ही नहीं। तो इसमें 20% वाला कहीं नहीं एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखिएगा। जहां भी एप्लीकेबल है, कुछ भी एप्लीकेबल है, वो 10% वाला ही एप्लीकेबल है। करिए, जल्दी कीजिए। चलिए, शुड आई हेल्प यू? कैटेगरी बनाइए पहले तो, कि कैश कैटेगरी 1 है, चेक कैटेगरी 1 है, गोल्ड चेन कंसिडरेशन पेड वाला है तो तीसरा है, सिल्वर कॉइन कैटेगरी 2 है, पेंटिंग कंसिडरेशन पे है हो रहा है तो तीसरा है, ड्राइंग में भी तीसरा है, लैंड ये चौथा चौथा चौथा, और यहाँ कंसिडरेशन है तो पांचवा। ठीक है, अब गिफ्ट का अमाउंट कितना है लिखते जाए हम लोग। यहाँ 50,000, यहाँ 20,000, गोल्ड चेन 50,000 रुपए कॉस्ट टू द गिवर थी, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर होता है, मालूम है ना आपको। 70,000 रुपए की चीज का 20,000 रुपया दिया है आपने, तो गिफ्ट कितने का हुआ 50,000। तो ये तीसरे का गिफ्ट का एलिमेंट है 50,000। ठीक है, दूसरे में गिफ्ट का एलिमेंट कितना होगा, फेयर मार्केट वैल्यू गिफ्ट होती है। अगर कोई 20,000 रुपए की चीज आज मुझे देता है जिसकी मार्केट वैल्यू 60,000 रुपए है, तो गिफ्ट कितने का मुझे मिला है, 20,000 की 60,000, 60,000 का भाई। कोई 10 साल पहले 2,000 की कोई चीज खरीद के रखा था, आज 20,000 रुपए उसकी वैल्यू है, तो 20,000 का गिफ्ट ना मुझे दिया है, तो ये 40,000 यहां पे होगा। तीसरे में 60,000 की चीज 5,000 रुपए में, तो यानी 55,000 रुपए गिफ्ट है। फिर 1,00,000 की चीज 20,000 रुपए में, यानी 80,000 रुपए का गिफ्ट है। राइट, यहां लैंड चौथे में 25,000 रुपए का गिफ्ट है, यहां 50,000 रुपए का गिफ्ट है, और यहां पे 60,000 रुपए का गिफ्ट है। ठीक है, और यहां पे कितना गिफ्ट होगा जरा जल्दी से देखिए। 10% ऑफ कंसिडरेशन या फिर 50,000 रुपए, विच एवर इज हायर का डिफरेंस अलाउड है। तो डिफरेंस कितने का है, 50,000 का ही तो डिफरेंस है। 50,000 का डिफरेंस तो हर हाल में ये अलाउड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई गिफ्ट नहीं है, यहां कोई गिफ्ट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं गिफ्ट कैटेगरी 1 में 50,000 और 20,000, 70,000 रुपए, तो 70,000 टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कैटेगरी नंबर 1 में 70,000 रुपया टैक्सेबल होगा। कैटेगरी नंबर 2 की बात करिए, कैटेगरी नंबर 2 में है मात्र 40,000 रुपया, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैटेगरी नंबर 2 एग्जेम्प्ट है, यहां 70,000 रुपया टैक्सेबल हो गया। ठीक है, अब 3 में 50,000, 55,000, 80,000, कितना हुआ कुल मिला के,
1,05,000, 1,85,000। तीसरे वाले में 1,85,000 रुपया, तो टैक्सेबल हो जाएगा ये। चौथे वाले में बताइए, चौथे वाले में बताइए 25,000, यहां इंडिविजुअली देखा जाता है मालूम है ना, 25,000 एग्जाम, 50,000 एग्जाम, सिर्फ 60,000 रुपया ये टैक्सेबल है। ठीक है, और इसमें फिफ्थ वाले में गिफ्ट का एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो जब टोटल आपका बन रहा है तो देख लीजिए क्या हो रहा है, ये और ये टैक्सेबल है, जोड़ लगा लीजिए 70,000 टैक्सेबल गिफ्ट इज इक्वल टू 70,000 प्लस 1,85,000 प्लस 60,000। $3,15,000 टैक्सेबल है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे अब समाप्त करेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में आप आएंगे तो और भी कुछ जानेंगे। एक्चुअली 50,000 रुपए की लिमिट वहां अप्लाई नहीं होती जहां पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। मतलब कुछ लोग बताए जाएंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन में ऐसे ऐसे लोगों से आपको पैसा मिला है तो वो अनलिमिटेड अमाउंट एग्जेम्प्ट है, राइट। तो रिलेटिव वगैरह यहां पे कवर होंगे, तो अगली क्लास में आते ही आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी पढ़ेंगे जहां पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती। ठीक है, वहां पे कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं होती, 50,000 नहीं 50 करोड़ रुपए भी मिलेगा ना तो भी वो एग्जेम्प्टेड है। तो विल स्टॉप हियर।